कल हम लोग यहाँ तक किए थे 40 नंबर तक, 1 2 3 4 5, जिसमें था इसका उत्तर। आज हम लोग को 41 से करना है। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सवाल है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा धार्मिक समुदाय है? पहला है सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा पारसी। अब इनके बारे में कह रहा है विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? इन सब में अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते। ये जो धर्म है इस पे देख लेते इनमें से किन किन धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का मिला है। सबसे पहले देखते हैं सिख। सिख को मिला है, हाँ मिला है, यानी एक को भी मिला है। बौद्ध को भी मिला है, जैन को भी मिला है, पारसी को भी मिला है, चारों को मिला है। तो अब इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब देखते हैं कौन सा विकल्प में 1 2 3 4। क में नहीं है, 1 और 4 है। ख में 1 2 4 है, ग में 2 3 4 है, घ में 1 2 3 4 है। इसका सही जवाब क्या हो गया? घ। यानी कि सिख, बौद्ध, जैन और पारसी चारों को ही मिला हुआ है। इसके अलावा ईसाई को भी मिला हुआ है, आपको मुस्लिम को भी मिला हुआ है अल्पसंख्यक का दर्जा। और एक चीज ये भी बता दें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का कोई निश्चित परिभाषा नहीं दिया गया। इसको लेके कभी कभी विवाद भी होता है, क्योंकि कुछ राज्य है जहाँ की किसी एक समुदाय का आबादी बहुत ज्यादा है और कहीं कम है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पूरे भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य है नॉर्थ ईस्ट के जहाँ वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में ही आ जाते हैं। कुछ उसी प्रकार से खासकर और भी कई है, जैसे मुस्लिम है, पूरे भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा है, लेकिन बहुत सारे राज्य है जहां इनकी आबादी 20%, 25% से ज्यादा है। जैसे पश्चिम बंगाल में लगभग 30% है, केरला में ज्यादा है। अब ऐसे में ये अब आ रहा है सवाल कि अल्पसंख्यक का भी परिभाषा एक तय किया जाए। कौन अल्पसंख्यक होगा कौन नहीं होगा ये तय किया जाए। तो इस पे भविष्य में हो सकता है कि एक विवाद, फिर एक नया विवाद इससे क्रिएट हो जब इसका परिभाषा बने। अब हम लोग 42 नंबर के सवाल में जाते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ सत्य असत्य वाली फिर से बात हो गई है। तो जो भी सही होगा उसको क्या करना है, हम लोग टिक लगा देंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। कहते ये स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। तो देखिए सांविधिक और संवैधानिक में एक अंतर बताए थे। सांविधिक हुआ जो संविधान में जिसका चर्चा नहीं है लेकिन इसको भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। चुनाव आयोग स्वतंत्र भी है और संवैधानिक भी है, तो इस वजह से ये कथन क्या हो गया, सही नहीं हुआ। यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ स्वतंत्र पढ़ करके और सांविधिक में कंफ्यूज नहीं होना है। संवैधानिक अलग है, संवैधानिक निकाय रहता तब ये सही है। ये सांविधिक निकाय बोल रहा है, और सांविधिक निकाय वो संवैधानिक नहीं होता। उसका मतलब होता है कि ये भारत सरकार का द्वारा बनाया गया निकाय है, सरकारी निकाय है, भारत सरकार के लिए कार्य करती है। इनका ये जो भी कार्य करेगी सरकार द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा, लेकिन ये कोई संवैधानिक पद या संवैधानिक आयोग नहीं है, और संविधान में इनको कहीं चर्चा नहीं है। तो चुनाव आयोग के बारे में ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग में संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है। तो इस वजह से पहला गलत हो गया, हालांकि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था जरूर है। अब दूसरा है
इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। तीसरा है, ये राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों, ग्राम राज्य नगर निगम पालिकाओं के चुनाव से भी संबंधित है, चिंतित है, सॉरी। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका फिर से विकल्प देखिए। पहला विकल्प है ये स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, गलत है क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, ये सही है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता जरूर देती है, ये बात सही है, लेकिन ये कोई अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है। इनका चुनाव, ये जो संसद द्वारा जो दल बदल नियम या जो भी भारत में राजनीतिक दल को लेकर के जो भी नियम बनाया गया है, उस नियमानुसार ये क्या करेंगे, वो उनको मान्यता देंगे। ये कोई अदालत का मतलब हो गया जैसे न्यायालय हुआ, वो जो फैसला दे दिया तो वो संसद से भी ऊपर हो गया, लेकिन इसका ऐसा कोई बात नहीं है। इनका काम है जो भी संसद नियम बनाई है राजनीतिक दल को लेकर के, उनके अनुसार इनको मान्यता देना, कार्य करना, जो इनका अधिकार या जो संविधान में इनको अधिकार दिया गया है। तो इस वजह से ये नहीं है, गलत है। घ नंबर में है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते ये ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव से भी संबंधित है या चिंतित है, जो भी है, ये भी गलत है। इसको राज्य के जो ग्राम पंचायत चुनाव, राज्य नगर पालिका का चुनाव कौन कराती है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग होती है, वो राज्य के अंदर में होती है। इसको चुनाव आयोग से उसका जो है कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग का मतलब हुआ जो भारत का चुनाव आयोग है। अब राज्य का भी अपना निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन वो अलग हो गया, इससे उसको कोई संबंध नहीं है। और राज्य निर्वाचन आयोग ही ग्राम पंचायत या नगर पालिका इत्यादि का चुनाव कराती है, वही उसके बारे में जो भी करना होता है वही करती है। उसका चिंता लेने का काम कौन करती है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ख नंबर की, इनमें से कथन ख सही है। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित, अनुच्छेद 148 से 51 अटॉर्नी जनरल के शक्तियां और कार्य। ठीक, अब है इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो पहले हम लोग यहां देख लेते हैं ये मिलान सही है या नहीं है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये क्या है, ये सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इसी में जिक्र किया गया अनुच्छेद 72 में। दूसरा है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी सही है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये किसके लिए है, तो 143 पर इसका वर्णन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। यानी एक भी सही है, दो भी सही है। 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से है, 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये भी सही है, एकमात्र आपातकाल जो अब तक भारत में नहीं लगा है। अब है अनुच्छेद 148 से 151 अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, ये गलत है। 148 से 151 के बीच में क्या है, ये कैग के बारे में दिया गया है, कैग के बारे में इसमें दिया गया है। तो इस वजह से इसका सही जवाब कौन सा हो गया,
इसका सही जवाब हो गया 1 2 3। 1 2 3। अब हम लोग देखते 1 2 3 विकल्प कहाँ है। क में नहीं है, ख में है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ख नंबर। अटॉर्नी जनरल के बारे में कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है 76 में। ये 76 में दिया गया है, जो कि क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में ये सरकार का प्रमुख वकील होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा आधार है जिसको आधार बनाकर किसी को संसद सदस्य के निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाए? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है तो ठीक, पहला विकल्प है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है तो। दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया या हासिल की है। तीसरा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक। चौथा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के तहत कार्य कर रहा है तो वो संसद सदस्य नहीं चुना जाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको सबसे पहले अब जो जिस भी लाभ पद पर है उसको छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से ये भी आधार नहीं है। दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है तो ये भी क्या है, इसके वजह से वो अयोग्य करार दे दिया जाएगा। तीसरा है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया तब भी वो अयोग्य होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार है तो उसको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस वजह से केवल 4 नंबर ही जो है इसका आधार नहीं है। तो वो कौन सा कहां पर है 4 नंबर? तो ये ख में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख नंबर, यानी केवल 4। 44 आप लोग समझ गए अच्छा से क्या इसमें कह रहा है? हेलो, 44 समझ लिए हैं आप लोग? इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? ये आंसर कैसे हुआ ख नंबर? यस सर। सर ये निवारक हिरासत कानून मतलब कोई भी किसी भी चीज की वजह से वो गिरफ्तार किया गया हो। 22 में पढ़े हैं ना कि अगर लग रहा है किसी को ये इसके वजह से किसी प्रकार का मतलब क्राइम करने से रोकने के लिए, ऐसा लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि सरकार को लग रही है कि आप यहाँ पे क्राइम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो उसको निवारक निरोध के तहत। एक होता है दंडात्मक निरोध, निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध जबकि आप क्राइम कर चुके हैं। दूसरा होता है निवारक निरोध, यानी कि क्राइम किए नहीं है तो लेकिन लग रहा है आपके हाव भाव से ऐसा आशंका है कि आप करा सकते हैं, दंगा फसाद करा सकते हैं, कुछ भी है, तो क्या किया जाता है, उसको निवारक निरोध के तहत अंदर कर लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 3 महीना, ऐसे तो 78 में पास है 2 माह तक,
लेकिन वो अभी तक लागू हुआ नहीं है। यही वजह है कि किसी किसी बुक में आपको निवारक निरोध का 3 माह दिखेगा कि 3 माह तक उसको रख सकते हैं, किसी बुक में 2 माह भी दिखेगा। तो देखिए दोनों सही है अपने जगह। असल में पहले 3 माह था, 2 माह पारित जरूर है लेकिन लागू नहीं है। 78 में ही ये पारित है लेकिन अभी भी 3 माह ही लेके चल रहा है, कोई लागू नहीं किया गया है। समझ गए निवारक? यस सर। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं 45। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? 5-6 सबको पता ही है, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के है। तो यहाँ इसी पर सवाल है कि छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? अब चलिए पहले विकल्प देख लेते हैं। पहला है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है। असल में इसमें कौन कौन है? इसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड नहीं है। ख में आते हैं। ख में क्या है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो मिजोरम और त्रिपुरा तो अभी बताए ही थे कि ये दोनों है, और असम और मेघालय भी है, तो ये हो गया। ग में असम है, मेघालय है, ये दोनों सही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड नहीं होगा। उसी प्रकार असम मेघालय सही है, मिजोरम भी सही है। घ में तीनों सही है, असम भी सही है, मेघालय भी सही है, मिजोरम भी सही है, लेकिन नागालैंड एक गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ख नंबर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन्हीं चारों राज्यों का छठी अनुसूची में वर्णन किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको देखिए अलग तरीके से भी दे सकता है। यहाँ क्या करेगा, चारों दे देगा। मान के चलिए क में दे दिया असम, ख में दे दिया मेघालय, ग में दे दिया त्रिपुरा, घ में कुछ भी दे दिया, मेघालय, मिजोरम दिया तो दिया, नहीं तो नागालैंड दे देगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, इसका उत्तर तब अंघ नंबर हो जाएगा। और अगर यहाँ मिजोरम रहेगा तब भी अंघ नंबर होगा। और सिर्फ अगर एक राज्य है या 2 राज्य है तब भी अंघ नंबर, 2 राज्य है तब भी अंघ नंबर है, एक राज्य है तब उसी को चूज करना है। तो इसको माइंड में रखिएगा। ऐसे अनुसूची का किस पांचवी, हर अनुसूची का जो है किस अनुसूची में किस कौन कौन से राज्य का वर्णन है अनुसूचित जाति जनजाति का, ये पीटी क्लास में आप लोगों को, जो भी पीटी क्लास में है वहां मिल जाएगा, और एक नोट्स में मिल जाएगा। ये हो गया 45। अब 46 चलते हैं। कुल कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में? हेलो, आवाज जा रही है ना? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? 12 सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल्स? फोर 48 सही है एक नजर से, लेकिन बीपीएससी 395 ही लेकर चलती है। जो बीपीएससी अपना आंसर की है उसको 395 ही लेकर चलती है। यहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर एक रिसर्च के अनुसार देखे हैं हम लोग, 2 सवाल है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है,
या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो दोनों का जवाब हो गया 395। अब अगर है भारतीय संविधान में, अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? कुल कितने अनुच्छेद का मतलब हुआ सभी को जोड़ देना, यानी कि उप अनुच्छेद को भी जोड़ देना, जो उप अनुच्छेद है उसको भी जोड़ देना, तब आ जाता है 448। तो इसलिए किसी बुक में 448 मिलेगा, किसी में 395 मिलेगा, दोनों ही सही है। तरीका बस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो जी एग्जाम में जितने भी सवाल आए हैं, ये सवाल चूंकि ये काफी पेचीदा है। और दूसरा क्या है, इस पे काफी बहस के बाद एक निष्कर्ष ये भी आया कि अगर 448 अनुच्छेद है तो 396 अनुच्छेद कौन सा होगा? कोई नहीं है। 396 अनुच्छेद कोई नहीं है। तो इसका यही है कि अगर बात सवाल है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपको अनुच्छेद को लेकर के 395 ही चलना है। अब यहाँ पूछा जाए अब तक कुल कितने अनुच्छेद हो चुके हैं, या अब तक के कुल कितने अनुच्छेद है, अब तक के, यानी कि वर्तमान जब लगाया गया तब है कि वो उप अनुच्छेद को जोड़ते हुए 448। लेकिन ये एक विवादित सवाल है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। हो सकता है कोई बोर्ड ऐसा भी हो 448 भी मान लेती है, कोई 395 भी मान लेती है। कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनके जवाब में कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे अनुसूची है वो तो स्पष्ट है, पहले 8 थी मूल में, अब 12 है, इसको लेके कोई विवाद नहीं है। उसी प्रकार भाग है, भाग में भी कहीं 22 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा। तो कुल उसमें भी वही बात है कि भाग 1 2 के हिसाब से चलेंगे, गिनती के हिसाब से चलेंगे तो 22 ही मिलेगा, क्रमांक के हिसाब से चले तो 22 ही मिलेगा। लेकिन अगर हम कुल गिनते हैं तब हो जाता है 25। वही चीज अनुच्छेद में भी है, क्रमांक के हिसाब से चलिएगा तब 395 ही मिलेगा, 396 कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुल लेकर चले, जो उप अनुच्छेद वगैरह जोड़े गए हैं सबको मिला करके, तो ये 448 है। तो एग्जाम में जैसे वो मॉक एग्जाम में आया तो इस प्रकार से जवाब वहां तो क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से देना है, और इंटरव्यू वगैरह में हो तब तो वहां स्पष्ट रूप से बता देना है कि मूल संविधान में 395 है, क्रमांक के आधार पर भी 395 है, लेकिन उप अनुच्छेदों को अन्य जो बाद में जो अन्य उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं उसके उस गिनती के आधार पर 448। और यही चीज भाग में भी आएगा, अगर भाग में भी पूछा जा रहा है तो आपको इसी प्रकार से जवाब देना है कि मूल संविधान में 22 थे, क्रमांक के हिसाब से अभी भी 22 है, और अगर उप भागों को जोड़ा जाए तो 25 हो जाएंगे। अनुसूची में स्पष्ट है, वहां क्रमांक के हिसाब से भी 12 है, और गिनती के हिसाब से अगर आप टोटल भी गिनती कर रहे हैं जो जोड़ा गया है तब भी 12 है, वहां पर कोई विवाद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? जब कोई नया राज्य बनता है, कोई भी नया राज्य 2 आधार पर होता है, पता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, दोनों में एक अंतर है, ये हो गया प्रवेश या स्थापना। अब प्रवेश और स्थापना में भी एक अंतर है। प्रवेश एडमिटेड, यानी कि कोई अपनी मर्जी से शामिल हो रहा है, कल जैसे नेपाल है वो अपनी मर्जी से हो गया कि हम भारत से विलय होंगे, वो एडमिटेड है। अब है कि यदि हमारी कोई भूमि है और उसको अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उस भूभाग को भारत से मिला रहे, चाहे वो तो या तो अभी भूमि की अभिवृद्धि के कारण हो या फिर विदेशियों के कब्जे में यदि है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थापना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए, अभी अगर अरब सागर में भारत के जो समुद्री सीमा क्षेत्र है उसके अंदर एक टापू खड़ा हो जाए, जब टापू निकल जाए अचानक सा, तो वो तो भूभाग हो गया। अब चूंकि वो भारत के सीमा के अंदर है तो वो तो पूरी तरह से भारत का अधिकार हुआ। अब जो इसको शामिल किया जाएगा भारत में, यदि उसको शामिल किया जाता है इस भूभाग को, तो ये क्या होगा, ये स्थापना होगा। या फिर ऐसा कोई है जो कि कभी भारत अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार भारत की कोई भूमि है लेकिन वो विदेशियों के कब्जे में है,
हम लोग अगर यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उससे वापस ले लिए तो उसका स्थापना होगा, उसको भारत में जो शामिल किया जाएगा उस भूभाग को स्थापना होगा। और अपनी मर्जी से यदि कोई आ रहा है तो वो प्रवेश हुआ। दोनों में यही अंतर है। संविधान में क्या होता है, ज्यादातर बुक में लिख देता है प्रवेश या स्थापना, तो इसको एक ही मीनिंग समझ लेता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अब दूसरा क्या है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है, वह नए राज्यों का नाम में परिवर्तन, निर्माण है, उसकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा को घटाना, सीमा को बढ़ाना, इससे है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए नेपाल है, नेपाल भारत में शामिल होना चाहता है, ये हो गया प्रवेश। अब ये क्या हुआ, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत इसका प्रवेश हो चुका है भारत में, अब ये आ गया। अब ये क्या हुआ, इसको संघ राज्य बना दिया गया है। अभी संघ राज्य बनाया, 10 साल बाद 15 साल बाद अब इसको राज्य बना रहा है, या फिर इसको इसके सीमाओं में परिवर्तन करके कुछ हिस्सा बिहार से मिला दिया, कुछ हिस्सा यूपी से मिला दिया, कुछ उत्तराखंड से मिला दिया, कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल ही रहने दिया, जो भी कर रहा है। तो ये जो अब होगा और इसको राज्य का दर्जा दे दिया, तो अब ये जो परिवर्तन होगा ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। जैसे ये सवाल आ जाए कि जम्मू कश्मीर को राज्य से संघ राज्य बना दिया और 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया जम्मू कश्मीर को संघ राज्य में बनाना और उसको 2 भागों में बांट देना, ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ? हेलो, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। और कल के डेट में जम्मू कश्मीर को भी फिर से अगर उसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जैसे भी चर्चा भी चल रहा था कुछ दिन पहले जब मीटिंग था वहां के गुपकार नेताओं और अन्य पार्टी के नेताओं के साथ, सर्वदलीय मीटिंग भारत सरकार का, कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा शायद दिया जाए फिर से, जिसको कि भविष्य के लिए रखा गया है। अगर फिर से कल अगर उसको राज्य बनाएगा तब भी अनुच्छेद 3 होगा, लेकिन कल के डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और वह भारत से मिलना चाहे तब फिर अनुच्छेद 2 होगा। ये अंतर है। तो यहां पर अब है क्या कि जब भी अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली और चौथी में होगा। इसमें जो विकल्प है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनमें पहली अनुसूची में किया जाएगा, चौथी में किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में 2 बात है, एक तो ये दोनों में भी परिवर्तन होगा और इसमें जो संशोधन होगा वो संविधान संशोधन के तहत जो है नहीं माना जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण विधेयक के ही तहत ये नए राज्यों का निर्माण हो जाता है। तो पहली अनुसूची में होगा, चौथी में होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, एक से अधिक। लेकिन विकल्प में क्या है, ये जो लोग वेबसाइट में टेस्ट सीरीज बना रहे होंगे वहां पर क्या समस्या है कि वहां मिस टाइपिंग की वजह से सिर्फ पहली अनुसूची दे दिया गया है, क और घ दोनों है लेकिन वहां सिर्फ क दे दिया गया है। मे भी शायद विकल्प में परिवर्तन हुआ होगा, हो सकता है यहाँ चौथी की जगह पहले कुछ और होगा, पांचवी होगा और बाद में विकल्प में परिवर्तन कर दिया गया और आंसर की में परिवर्तन नहीं किया गया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम शायद हुआ हो। तो यहाँ सही विकल्प हो गया अंग, यानी कि क और घ, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा। फोर्टी 47 का क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय अधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार, रीट न्यायाधिकार या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही जवाब है वास्तविक न्यायाधिकार।
अब है 48। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है? इलेक्ट्रिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, कॉलेज का हिस्सा है, लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ठीक, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा, चौथा राज्य विधान परिषद, पांचवा इनमें से कोई नहीं एक सदी। अब इसमें देखते हैं पहले कौन कौन भाग लेता है। तो कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा भाग लेता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, राज्य विधानसभा भाग लेंगे। अब है राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेंगे, इसमें राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब है कि सवाल क्या है, कॉलेज इसका हिस्सा है, चुनाव में इसका हिस्सा है, यानी मतदान में उसका हिस्सा है, लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब है राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा भाग नहीं लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? इनमें से किसकी सलाह स्वर्ण सिंह समिति ने दी? स्वर्ण सिंह समिति कब बना था? स्वर्ण सिंह समिति कब बनाया गया था? आवाज जा रही है मेरी? हेलो, क्या जवाब आवाज आ मिला है? रही एक का मिला नो सर, एक का मिला यस सर। आवाज आ रही है सर? आपको आवाज जा रही है? अब आ रही है सर। अच्छा, अब आ रही है। स्वर्ण सिंह समिति कब बना था? अब स्क्रीन दिख रहा है दीपक? स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। सबको दिख दिख रहा रही है है? सर। यस सर। आप रिज्वाइन हो जाइए। स्वर्ण सिंह समिति आपातकाल के दौरान 1976 में बनाई गई थी और ये भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण समिति में से एक माना जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने किसकी सलाह दी। राज्य स्तर ये चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतः क्रिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये 51 का क और 4 के क में इसको बाद में जोड़ा गया। अच्छा, यहीं पे क्यों जोड़ा गया 51 और 4 में? अब इसका भी एक अपना कहानी है, वो अभी तो नहीं बता पाएंगे, पता चला फिर उसमें आधा घंटा चला गया, लेकिन आप लोग इस पर विश्लेषण कर लीजिएगा जिनको पता नहीं है। अब अगला सवाल है, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? यहाँ कुल सीटें की बात नहीं कर रहा है, यहाँ अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए, कि अनुसूचित जनजाति के लिए किस प्रदेश में आरक्षित है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें। ऐसे लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है 80, बिहार में कितना है 40, इन दोनों के बीच में कहाँ सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में भी है 48, पश्चिम बंगाल में 42 है, उसके अलावा शायद तमिलनाडु में भी 42 है या 38 है, तमिलनाडु का पता नहीं, इसके बाद शायद बिहार ही है गिनती के आधार पर। पश्चिम बंगाल के बाद से बिहार ही है, 42 के बाद 40 ही है, तमिलनाडु 38 है शायद। अब यहाँ पूछ रहा है कुल सीटों के नहीं, यहाँ पूछ रहा है एसटी कैटेगरी का, यानी कि एसटी के लिए, जो आरक्षित किया जाता है, जो कितना है टोटल 47 है, 84 एससी के लिए है, 47 एसटी के लिए है, टोटल कितना है दोनों के लिए 131 सीट रिजर्व है, ये पहले भी बता चुके हैं पार्ट 1 में ही। अब पूछ रहा है कि ये किस प्रदेश में सब सर्वाधिक आरक्षित है, कौन सा प्रदेश है जहां सर्वाधिक आरक्षित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर बहुत इजी है, आप लोगों में से कोई दीजिए। मध्य प्रदेश बिल्कुल, जहां पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा है भी। इसका 50 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन और है, ये अब शाम में करते हैं। अब तक जितना करा इसको फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी 66 वाले का भी आज जो है क्लास लेना है, तो उन लोग का टाइम हो गया है, मेंस उन लोग का आंसर राइटिंग का होता है मेंस का, ठीक ना? तो शाम में इसको जो बाकी का 10 है करते हुए पार्ट 2 भी शुरू कर दे, सेकंड टेस्ट भी शुरू कर देंगे, सेकंड टेस्ट का भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इसको जो है आप लोग फिर से रिवाइज कीजिए जितना भी टेस्ट है, और शाम में आज होगी क्लास, आज कोई कैंसिल नहीं होगी। बाकी का जो है आगे का 10 और सेकंड पार्ट का भी आज ही, सेकंड टेस्ट का आज ही शुरू कर देंगे।